हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लाइट अचीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। ये इंडियन पॉलिटी का 5वां लेक्चर है। अभी तक दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया था इंडियन पॉलिटी की हिस्ट्री के बारे में। जो भारतीय राज्य व्यवस्था थी ब्रिटेन पार्लियामेंट के टाइम, वो कैसी थी, कौन कौन से एक्ट आए थे और उसके क्या फीचर थे, उसके बारे में डिस्कस कर ली थी। उसके बाद जो हमने डिस्कस करा था कि कैसे आईएनसी के जो लीडर थे उनके द्वारा जो कुछ बिल लेके आए गए थे, उसके बारे में हमने डिस्कस कर ली। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसकी जो फॉर्मेशन कैसे हुई और कब कब जो है उसकी डिमांड हुई। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हम बात करें इसमें, तो दोस्तों मैं अपना जो है ड्रॉअर ऑन कर लेता हूं। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो कब हुई डिमांड उसके बारे में बात करते हैं। 1934 को जो है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। जो ये एम एन रॉय थे, उन्होंने पहली बार जो आइडिया जो पुट फॉरवर्ड करा था, आगे लेके आए थे उसको पहली बार, कि एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इंडिया की जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सके। और ये जो एम एन रॉय थे, बेसिकली ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ था इंडिया में, उसके जो पायनियर थे, मार्गदर्शक थे इस मूवमेंट के। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पहली बार जो ऑफिशियली डिमांड कर दी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली बार कब जो है आईएनसी ने अपनी जो है डिमांड करी थी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए, वो करी थी 1935 में। In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of the INC, declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference. उन्होंने बोला कि जो है जवाहरलाल ने क्या बिहाफ ऑफ आईएनसी के ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें जो है किसी भी आउटसाइडर की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। कोई भी बाहर का बंदा जो है उसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी बाहर का मेंबर जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं होना चाहिए। ये जो डिमांड थी आईएनसी की, जो कि किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने, उसमें ये जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। किसकी अंडर, जो अगस्त ऑफर आया था 1940 का, ये जो डिमांड जो है अगस्त ऑफर के तहत जो है एक्सेप्ट कर ली गई थी। किसने एक्सेप्ट करी थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। ये क्यों एक्सेप्ट कर ली थी इतनी जल्दी, क्योंकि दोस्तों उस टाइम जो था वर्ल्ड वार 2 हो रही थी और उसमें जो थी बेसिकली जो है जो इंडियन सोल्जर थे उनकी जरूरत पड़ रही थी। तो उसकी सपोर्ट के लिए उन्होंने कि हमें अभी आप हमारा साथ दो इस युद्ध में, और अब हम आपका जो है ये जो आपकी डिमांड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की, इसको पूरी कर देंगे। In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of cabinet, came to India with a draft proposal of British government on framing of independent constitution to be adopted after the World War II. अब जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे, एक जो ब्रिटेन पार्लियामेंट का कैबिनेट था उसके जो मेंबर थे, वो आए, ठीक है। उन्होंने जो है एक प्रपोजल दिया कि आपका जो है हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, पर उसको जो हम एक्सेप्ट करेंगे वर्ल्ड वार 2 के बाद। परंतु ये जो क्रिप्स प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ये क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था कि मुस्लिम लीग के जो लीडर थे वो चाहते थे कि एक ऑटोनोमस स्टेट बने, उनके लिए सेपरेट स्टेट बने और एक सेपरेट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। इसी के कारण जो ये क्रिप्स प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन, दोस्तों 1944 में जो है कैबिनेट मिशन आया और उस कैबिनेट मिशन के तहत जो है फॉर्मेशन हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। जब इस जो कैबिनेट मिशन में जो था, इसने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो अलग अलग से जो है मुस्लिम लीग ने जो डिमांड करी थी कि हमें अलग से चाहिए, ये इनकी डिमांड को जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और उन्होंने कैसे कैसे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी उसके बारे में बताया था, और कैसे कैसे इसके इलेक्शन होंगे, कितने मेंबर होंगे, उन सभी बातों के बारे में इसमें डिस्कस करी गई थी। तो दोस्तों चलिए उसी के बारे में हम पढ़ते हैं कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंपोजिशन हुई। The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. The feature of scheme were, अब जो कैबिनेट मिशन का प्लान था उसी के तहत जो है उसकी फॉर्मेशन हुई, ठीक है, नवंबर 1946 में। इसमें जो थी टोटल स्ट्रेंथ बताई गई थी 389, ठीक है, कि टोटल मेंबर जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो 389 होंगे। उसमें जो है 296 जो सीट्स होंगी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की जाएंगी, और जो 93 सीट्स होंगी वो प्रिंसली स्टेट्स को जो अलॉट की जाएंगी।
आउट ऑफ 296, जो 296 सीट्स होंगी दोस्तों, उसमें जो 292 जो है वो ड्रोन होंगे, जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस से वहां से लिए जाएंगे, एंड द 4 फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है दोस्तों, ईच प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट्स were to be allotted seats in the proportion of their respective population। अब जो हर प्रोविंसेस को जो सीट मिलेगी वो उनकी पॉपुलेशन के आधार पे मिलेगी। इन्होंने बताया गया था कि पर मिलियन जो है एक सीट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 10 लाख पॉपुलेशन के लिए जो सीट मिलेगी, यहाँ पे लिखा गया कि सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। Seats allocated to each British provincial were to be divided among the 3 principal communities। अब जो ये सीट्स थी वो आगे डिवाइड करी गई थी, अलॉट करी गई थी किस कम्युनिटीज में, एक मुस्लिम में, एक सिख में और एक जनरल में। ये जो अलॉट हुई थी सीट्स, ठीक है दोस्तों, ये जो इसके बारे में हम बात करते हैं। इनमें से जो 208 जो सीट्स हैं वो जो है इंडियन नेशनल जो भी आपकी सीट्स जो अलॉट हुई उसको डिवाइड कर दिया था एक्चुअली। ठीक है, उसकी कम्युनिटी के बेस पे। अब हम देखते हैं कि इसके इलेक्शन कैसे हुए और कैसे कैसे जो है सीट्स बनी। उसके पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं हम। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब जो प्रिंसली स्टेट के जो नॉमिनेटेड करने थे उसे कौन नॉमिनेट करेगा? जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड थे उस टाइम। It is thus clear that the Constituent Assembly was to be a part of elected and partly nominated body। ठीक है, जो Constituent Assembly के जो मेंबर होंगे वो पार्टली इलेक्टेड भी होंगे और पार्टली जो है नॉमिनेटेड भी किए जाएंगे। Moreover, the member were to be indirectly elected by the member of provincial assemblies who themselves were elected on a limited franchise। दोस्तों, जो भी इलेक्शन होंगे इनके मेंबर के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, वो जो होंगे इनडायरेक्टली इलेक्शन होंगे और उनको जो उनके इलेक्शन में जो हिस्सा लेंगे वो जो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर थे वही उनको जो है वोट देंगे इनडायरेक्टली, और उसी को जो है आगे जो है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बना दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 296 जो सीट्स जो अलॉटेड हुई थी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को, ठीक है, उसके ऊपर इलेक्शन हुए। कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में जो वो इलेक्शन हुए। द INC कांग्रेस वोन 208 सीट्स। इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है 208 सीटें जो है जीत ली थी। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें ली और जो स्मॉल ग्रुप्स थे वो रिमेनिंग जो 15 सीटें थी वो बची हुई थी वो ले ली। However, the 93 seats allotted to the princely states were not be filled। और जो प्रिंसली स्टेट्स को जो 93 सीट्स दी गई थी वो फिल नहीं हुई और उन्होंने जो है डिसीजन लिया था कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर ही रहेंगे। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchisee, the Assembly comprised the representative of all section of Indian society। अब दोस्तों, ये आपको तो मैंने पहले बता दिया कि जो भी इलेक्शन हुआ था वो डायरेक्टली नहीं हुआ था। डायरेक्टली जो है इंडियन पीपल ने इलेक्शन नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मेंबर बनाने के लिए। इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है उस टाइम की जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी सभी ने पार्ट लिया था, सभी जो इसके मेंबर थे, परंतु जो महात्मा गांधी जो थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जो थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब बात करेंगे कैसे वर्किंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरू हुई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1946। पहली जो मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 9 दिसंबर 1946 को हुई और जो ये पहली जो मीटिंग है वो बॉयकॉट करी गई मुस्लिम लीग के द्वारा और उन्होंने जो है एक डिसीजन ले लिया था कि अलग से जो है पाकिस्तान जो है हमें एक अलग से स्टेट चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने जो है पहली जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसी में पार्ट नहीं लिया। जो टोटल मेंबर थे इस मीटिंग को अटेंड करने वाले वो 211 थे। ठीक है, 211 जो मेंबर थे वो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये जो थे सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और इन्हें जो है टेम्परेरी जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को टेम्परेरी मेंबर किसको बनाया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था असेंबली का? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेटर द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाद में जो है 13 दिसंबर को जो है मीटिंग हुई फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और एच सी मुखर्जी और बीडी कृष्णामाचारी को जो है वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया गया असेंबली का। ये दोनों जो है वाइस प्रेसिडेंट थे असेंबली के। और दोस्तों हम बात करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद जो मीटिंग हुई उसमें जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेजोल्यूशन लेके आए, प्रस्ताव लेके आए, उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य और रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव, कि हमारा इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसको लेके आए थे। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जब है जो दूसरी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसमें जो है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है इंट्रोड्यूस करा गया था। इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो एम था और सिद्धांत था, दैट ड्रोव द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर एम्बॉडीड इन दिस रेजोल्यूशन। ठीक है, इसका जो मेन था आधार की कैसे जो है क्या सिद्धांत होनी चाहिए और क्या जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का एम होना चाहिए, वो सारी चीजें जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली जो है बात करी गई थी इक्वलिटी की, लिबर्टी की, डेमोक्रेसी की, सोवरेनिटी की एंड द कंपोजिशन कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी की बात करी गई थी। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या बातें करी गई थी कि जो हमारा संविधान बनेगा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बनेगा। क्या वैल्यूज ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। This solidified the moral resolve to form a government that will carry out the many promises made by the nationalist movement to the Indian people। ठीक है, इसमें वो सारी चीजें लिखी गई थी कि जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए थे और जो भी वादे किए गए थे लीडर्स के द्वारा, सभी इंडियन लोगों को, जो भारतीय लोगों को जो वादे किए गए थे, उसका उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, वो सारी बातें जो है इसमें लिखी गई थी। द प्रियम्बल टू द Constitution is based on this resolution, which was overwhelmingly accepted on January 22, 1947। ठीक है, जो प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही था। इस जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है इस रेजोल्यूशन के आधार पर ही था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल था, जो कि एक्सेप्ट करा गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है एग्जाम से यहाँ पे कि जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो एक्चुअली किस रेजोल्यूशन के आधार पे है, किससे लिया गया था। तो ये मेनली जो लिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पे लिया गया था। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कौन कौन करने वाला था, ये जो इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू ने करा था। ठीक है, कौन लेके आए थे, जवाहरलाल नेहरू इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेके आए थे। The essential framework of our constitution is including in the preamble goals. It emphasizes the Indian constitution key ideas and philosophy. It regarded as the constitution's soul. अब ये जो preamble जो है इसमें जो भी बातें लिखी गई थी वो एक्चुअली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था उसका गोल था। अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है इंडिया का, जो भी बातें करी गई हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कुछ भी लिखा गया उस कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्चुअली उन सभी बातों का जो गोल है वो यही है कि जो हमने प्रीएम्बल में लिखा हुआ है उन सभी बातों को, जो भी चीजें हमने प्रीएम्बल में लिखी गई है उसको जो एम में रखते हुए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरन एंड रिपब्लिक। इसमें यह भी डिफाइन किया गया था कि इंडिया आजाद होगा, गणतंत्र होगा और सोवरन होगा, किसी के अंडर नहीं होगा। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ erstwhile ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर parts outside British India and the Indian states as are willing to be a part of the Indian। अब इसमें यह भी लिखा गया तो इंडिया जो होगा वो एक यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज का यूनियन होगा, जो भी इंडियन स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है, उसका यूनियन होगा। और जो भी बाहर इसमें जो भारतीय जो है भारत का जो पार्ट्स हैं उसके भी जो है यूनियन होगा, बहुत सारी स्टेट होगी, उन सभी का जो एक यूनियन बना के जो है इसका संविधान जो है बनेगा। All power and authority of sovereign and the independent India, its constitution shall follow from the people। ठीक है, all people of India shall be granted and secured social, economic and political justice। ठीक है, इसमें गारंटी दी गई थी कि सभी जो लोगों को है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो मिलेगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द फंडामेंटल फ्रीडम, इन सभी के बारे में जो है एक्चुअली बात करी गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। दोस्तों
इसके बाद हम बात करते हैं कि चेंज बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। इंडिपेंडेंट एक्ट के आने के बाद क्या क्या चेंज हुए, ठीक है। जो एक्चुअली जो इंडियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 आया था उसके बारे में बात करते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइंड इट ऑन अप्रैल 28 1947। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 6 स्टेट्स वर अ पार्ट ऑफ असेंबली। हुआ क्या, जिन्होंने 1946 के इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया था एक्चुअली, जिन पिछली स्टेट्स ने, उन्होंने क्या करा, अप्रैल 28 1947 के आसपास जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बन गए। क्योंकि हुआ क्या, जब ये इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो भारत को जब आजाद कर दिया गया तो इन प्रिंसली स्टेट्स ने ये डिफाइन करा कि अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी उसमें हम जो है हिस्सा लेना चाहेंगे और उन्हें जो है मेंबर बना दिया गया। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947, ये जो 3 जून को जो माउंटबेटन प्लान हुआ था उसमें जो पार्टीशन ऑफ कंट्री की बात करी गई थी कि अलग अलग जो है मुस्लिम लीग की डिमांड के ऊपर जो है अलग अलग से जो अलग अलग डोमिनियन बनाया जाएगा। एक का नाम इंडियन डोमिनियन होगा और दूसरा होगा पाकिस्तान, ठीक है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ असेंबली, ठीक है। और जो असेंबली थी, ठीक है, इसमें जो कुछ 3 चेंजेस लेके आया था ये जो एक्ट था उसके बारे में बात करेंगे। The assembly was made up fully sovereign, which could frame any constitution it pleased. The act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. अब ये जो है असेंबली जो फुली सोवरन हो चुकी थी, फुली आज़ाद हो चुकी थी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लॉ को बनाने से पहले, ठीक है, वो अपना ही डिसीजन ले सकती थी और कोई जो किसी भी लॉ को अल्टर कर सकती, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट ने जो इंडिया के रिलेशन में बनाई थी उन सभी चीजों के ऊपर जो डिसीजन ले सकती थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द असेंबली आल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, और जो असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन चुकी थी। इन अदर वर्ड्स 2 सेपरेट फंक्शन वर असाइंड टू द असेंबली, that is making of constitution for free India and enacting ordinary laws for the India. These 2 tasks were to be performed as a separate days. Thus the assembly became the first parliament of free India dominion legislation. अब क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो है मेनली 2 कार्य बन चुके थे। पहला तो इसका जो असेंबली का कार्य था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और जो दूसरा कार्य था इस असेंबली का कि अब जो है जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है तब तक जो है कानून की व्यवस्था कैसे रहेगी पूरे देश में इसको देखना, और तब तक गवर्नमेंट कैसे चलती है उसको देखना। इसी के कारण जो है ये एक तरह से जो है डोमिनियन लेजिस्लेशन के तरह काम करी, ये जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। Whatever the assembly met as the constituent body, it was chaired by the Dr. Rajendra Prasad, and when it met as the legislative body, it was chaired by the G.V. Mavlankar. अब जो है असेंबली जो पहली बार जो मीट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह, तो वो चेयर करी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों जब वो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी जो मीट होगी उसकी वो चेयर करी जाएगी जीवी मलांकर के द्वारा। ये जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे कि दोस्तों जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी मीटिंग होती थी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए उसके ऊपर, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती थी उसे चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह जब वो काम करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेशन, उसकी जो मीटिंग होती थी उसको जो चेयर करते थे, उसके जो चेयरमैन थे एक्चुअली जीवी मवलांकर थे। यहाँ पे जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी जो है काम करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो असेंबली थी एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी, उसको चेयर कौन करता था? इसका आंसर होगा जीवी मवलांकर। पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगले 1 साल के अंदर अंदर, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब जो है पहले तो बहुत दिनों से ये क्वेश्चन आता था कि हाँ प्रेसिडेंट कौन था, चेयरमैन कौन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ये सभी को पता होता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट इस बात का किसी को भी पता नहीं होगा। These 2 function continued till November 26, 1947। अब इसका जो फंक्शन था 26 नवंबर 1949 तक जो है ये ऐसे ही चलता रहा। असेंबली जो है एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी भी काम करी और कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी भी काम करी। द मुस्लिम लीग मेंबर
withdrew from the Constituent Assembly for India. Consequently, the total strength of assembly came down to the 299 as against to 389 originally fixed in 1946 under the Cabinet Mission Plan. The strength of India provinces were reduced from 296 to 229 and those of the princely states from the 93 to 70. अब क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग के रिजेक्शन के बाद जो थे असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कम हो गई थी, ओरिजिनली 389 थी, वो पहुंच गई थी 299, ठीक है, जो सेट करी गई थी कैबिनेट एंड मिशन प्लान के तहत। और जो है जब इंडिया जो है आजाद हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है प्रिंसली स्टेट्स की भी जो है मेंबरशिप जो कम हो गई थी और जो 93 से 70 ही बच गए थे, ठीक है। अब जो टोटल मेंबर थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो 296 थे। अब हम बात करते हैं कि और जो फंक्शन परफॉर्म कर गए थे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उसके बारे में बात करते हैं। इंडियन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। ये भी जो फंक्शन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में परफॉर्म करे थे, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला, इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। इन्होंने फिर से रेटिफाइड कर दिया कि इंडिया की जो मेंबरशिप होगी वो कॉमनवेल्थ नेशन में होगी। अभी भी जो है इंडिया जो है कॉमनवेल्थ नेशन का जो है पार्ट रहेगा। इट एडोप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947। 22 जुलाई को जो है इस असेंबली ने जो है नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट करा अपने को 1947 को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब जो हमारा नेशनल फ्लैग जो एक्सेप्ट करा गया था, इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947। इट एडोप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950। 24 जनवरी को जो है हमारा नेशनल एंथम जो एक्सेप्ट करा गया था। इट एडोप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24 1950। 24 जनवरी को नेशनल सॉन्ग भी एक्सेप्ट करा गया था और एक नेशनल एंथम भी जो है एक्सेप्ट करा गया था, ठीक है दोस्तों। वंदे मातरम जो है वो हमारा नेशनल सॉन्ग है और जनगण मन जो है नेशनल एंथम है। 24 जनवरी 1950 को जो है हमारा जो है ये दोनों चीजें जो एक्सेप्ट करी गई थी। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950। 24 जनवरी 1950 को जो है पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशन ओवर 2 years। टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 सेशन हुए, ठीक है। और इस असेंबली को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days का समय लगा। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 countries and the draft constitution वो कंसीडर फॉर 114 days। ये जो दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली जो बनाया गया था, जो मेकर्स थे उसके, उन्होंने वो गो थ्रू हुए थे सभी कॉन्स्टिट्यूशन को, जितने भी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने उसके ऊपर जो डिस्कशन करी थी। एक्चुअली आप देखो दोस्तों कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो डिस्कस हुई थी, उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कितना अच्छा बना होगा, ठीक है दोस्तों। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर फॉर 114 days। जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो 114 दिन के लिए चला था, उसके ऊपर ड्राफ्टिंग। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू INR 64 लाख। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो टोटल खर्चा हुआ था वो हुआ 64 लाख का। 64 लाख का खर्चा हुआ था उस टाइम का जो है 64 लाख, वो भी बहुत करोड़ों में, आज की वैल्यू लेके जाए तो करोड़ में होगा। ऑन जनवरी 24 1950 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। 24 जनवरी 1950 को जो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो लास्ट सेशन था। इट हाउएवर डिड नॉट एंड एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26 1950 till the formation of new parliament after the first general election in 1951 to 52। अब दोस्तों हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लास्ट सेशन था वो तो 24 जनवरी 1950 को था, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है हमने जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सेप्ट कर लिया था, परंतु जो हमारा जो पार्लियामेंट है, ठीक है, एज जो हमारी जो असेंबली सी एज अ लेजिस्लेशन भी काम कर रही थी। और वो काम कब तक करती रही? टिल द जो पहले जनरल इलेक्शन हुए 1952 में, उसके ऊपर जो है वो तब तक काम करती रही,
ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो असेंबली थी हमारी एज अ लेजिस्लेशन पहले जो काम करी थी 1947 से 1950 तक, वो वैसे ही काम करती रही 1951 से 52 तक। ठीक है, कि जब तक हमारे जनरल इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक जो ऐसे ही हमारा कानून व्यवस्था जैसे कि और चीजें जो चली हुई है वैसे ही चलती रहेंगी। जो हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट है वैसे ही कंटिन्यू करेगा। दोस्तों तो ये जो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, ठीक है, क्या आप डिस्कशन करिए आज हमने दोस्तों मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। इसके बीच जो है दोस्तों, ये जो लेजिस्लेशन चली थी, जो असेंबली बनी थी लेजिस्लेशन की, उसमें जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस ये भी करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी थे, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, यूएसए था, इराक था, रशिया था, उन सभी के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीजें जो है ली गई हैं, कौन कौन सी बातें जो अडॉप्ट करी गई हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इंडिया में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी 1947 और 1951 के बीच में, उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे और मिनिस्टर थे, उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें प्लीज करके, और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि कुछ और इंप्रूवमेंट होनी चाहिए और इस लेक्चर में कुछ पॉइंट्स जो छूट गए हैं उसको आप कमेंट कर दें, और जिसके बारे में जो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लें। तब तक दोस्तों रही जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय।